शुरुआत सर इजराइल हमास संघर्ष से ही करते हैं। यह संघर्ष अब किस मोड़ पर है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्तावों पर इजराइल का साथ क्यों नहीं दिया? इसी मुद्दे से जुड़ा एक सवाल यह भी है कि क्या इजराइल हमास युद्ध से रूस और चीन को फायदा हो सकता है? नीरज जी, देखिए, अभी इजराइल और हमास का ये जो संघर्ष है, इसको तकरीबन 20 दिन हो गए जो हम बात कर रहे हैं। इनकी लड़ाई जब से शुरू हुई, और आप ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन पहले की अगर स्थिति देखिए तो हमने जो पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये लड़ाई धीरे होगी, स्लो चलेगी आगे, वो जो है उसी हिसाब से चल रही है। आप 1 महीने 20 दिन तो हम बात कर रहे थे इनकी ग्राउंड ऑफेंसिव की, लेकिन आप देखिए ये समय तकरीबन 33 दिन हो रहे हैं। पूरी लड़ाई 7-8 तारीख से कर लें, बिकॉज 8 को उन्होंने शुरू कर दिया था इजराइल ने अपना जो उन्होंने स्ट्राइक्स थी। तो आज से अगर आप मिलाइए तो देखिए कुल मिलाकर के 1 महीने से ऊपर हो गया, और इसमें 31 दिन में ग्राउंड ऑफेंसिव इन्होंने लेट शुरू की। सारी तैयारी इन्होंने की, अमेरिका ने तैयारी की, उसके बाद ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू की। शुरू में लगा कि इतनी जल्दी ये नहीं कर पाएंगे जो तैयारी कर रखी थी हमास ने, लेकिन बाद में जो सबसे मुश्किल जो चीज़ थी इनके पास, इजराइल के पास थी, इंटेलिजेंस गैदरिंग। कौन चीज़ कहाँ पर है, हमास के लड़ाके कहाँ पर हैं, उनके हथियार के जखीरे, उनके जो लॉजिस्टिक्स एरियाज़ कहाँ हैं, टनल्स जो हैं उनकी लोकेशन क्या है, कैसे है, इनके कमांडर्स कहाँ पर हैं, कहाँ से ये फायर कर रहे हैं, कहाँ पर इन्होंने स्टोर कर रखा है अपना सारा, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हॉस्टेज हैं वो कहाँ पर हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इनको जल्दी नहीं मिल रही थी। अमेरिका ने बहुत मदद की इनकी इसमें। अमेरिका के 2 जनरल, हम लोगों ने पहले बात की, शुरू में ही 9 से 11 तारीख के बीच में ही वहाँ पर आ गए थे इनके साथ, इनको एडवाइस करने के लिए किस तरह के वॉरफेयर कैसे चलना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें इराक़ में और अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने जो उनको सीख मिली थी, गलतियाँ हुई थी, और उनसे जो सीख मिली थी, आज जो उन्होंने अच्छे काम किए थे जिससे उनको फ़ायदा हुआ, वो दोनों चीज़ें उन्होंने इजराइल को बताया। क्योंकि ये यहाँ पर भी लड़ाई उसी तरह शहरों में, बिल्ट अप एरिया में होनी थी। यहाँ पर भी लड़ाई जो है वो एक फ़ौज से नहीं है, बल्कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है, एक गुरिल्ला वॉरफेयर है जिसमें पता नहीं लगता कि कौन कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ों के लिए इन्होंने कुछ समय लिया, और उसके बाद इन्होंने एक इंटीग्रेटेड वॉर शुरू किया इजराइल ने। और जो इंटीग्रेटेड वॉर है उसमें सब कुछ था। इंटेलिजेंस कमांड सेंटर बना जिसमें पूरी इंटेलिजेंस वहाँ की ली गई, जितने भी सोर्सेज थे, एयर, ग्राउंड, नेवल, ह्यूमन, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, साइबर इंटेलिजेंस है, एआई है, सबसे इन्होंने सैटेलाइट, साइबर, सबसे जो है उन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग का एक इंटेलिजेंस सेंटर बनाया, एक इंटेलिजेंस कमांड सेंटर बनाया उन्होंने। फील्ड इंटेलिजेंस को और सारे इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस कमांड सेंटर में आया, और उसी कमांड सेंटर से डायरेक्शंस जो है ये अपने फोर्सेस को दे रहे थे, चाहे वो एयर था, चाहे वो ग्राउंड फोर्सेस थी, चाहे नेवल। तो वही एक चीज़ आई, जब इंटीग्रेशन ये हो गया तब जो है इनको फ़ायदा मिलने लगा। और आपने देखा अभी कि किस तरह उन्होंने, कहाँ उनको पता लगा कि किस किस जगह पर इन्होंने, हमास ने अपना कमांड सेंटर बना रखा है, चाहे वो मस्जिदों के नीचे, चाहे हॉस्पिटल्स के नीचे, चाहे रिफ्यूजी सेंटर्स के नीचे, बिल्डिंग्स के नीचे, और क्या लेआउट है इनके टनल्स की, कैसे उनसे निपटना है। ये सारी चीज़ें इन्होंने उसके बाद शुरू की, जिसमें इनको फ़ायदा मिलता गया। शुरू में तो काफ़ी हमास भी एक्टिव था, रॉकेट्स फायर करता रहा, और जैसे अर्बन वॉरफेयर में होता है, उन्होंने बूबी ट्रैप्स लगाए, ट्रैप करने के लिए इनके सोल्जर्स को, स्नाइपर्स लगाए थे बिल्डिंग्स में कि इनको सोल्जर्स को एक एक करके निशाना लिया जाए, क्योंकि सोल्जर्स के लिए जगह थी नहीं इन बिल्टअप एरिया में, इन शहरों में, इन गलियों में। और जितने मलबा रबल्स गिरे हुए थे उनकी वजह से मूवमेंट इनका स्लो हो रहा था, तो वो लोग जो है इनको अच्छी तरह
टारगेट कर सकते थे स्नाइपर्स, लेकिन उसका भी इन्होंने बचाव ढूंढा, इसीलिए इनकी कैजुअल्टीज़ कम हुई, जो अभी तक तकरीबन 160 के आसपास हैं। हालांकि 340 टोटल, 340 से 400 के बीच में इजराइल सोल्जर्स की जो अभी तक की कैजुअल्टीज़ हैं वो हो रखी हैं। तो ऐसे करके इन्होंने जो है उन्होंने ये भी देखा, पहले ही उन्होंने देखा या उनको खबर मिली इंटेलिजेंस में ही कि जो हमास जो है पूरी तैयारी कर रहा है इनको एम्बुश करने के लिए इन गलियों में, इन शहरों में, इन जो रबल्स या बिल्डिंग्स हैं, उसके लिए भी इन्होंने काट ढूंढा, तरकीब सोची, स्ट्रेटजी बनाई, नेवल एरिया में भी कि वहाँ भी अगर ये ट्राई करें सी में करने के लिए तो क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की और इसकी वजह से इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। इनकी जो एयरफोर्स यूनिट्स हैं उन्होंने सटीक इन्फॉर्मेशन दी। जो इनकी आर्टिलरी थी, इन्होंने इंटेलिजेंस के बाद एयरफोर्स, आर्टिलरी और टैंक्स इनको कंबाइन किया और उसके बाद इन्फेंट्री को साथ में भेजा कि कवर मिले इन्फेंट्री को, जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको सॉफन अप कर दिया जाए जिससे कि इन्फेंट्री आराम से अपनी कार्रवाई कर सके, उसको ज़्यादा रेसिस्टेंस ना मिले और जो हमास है वो ज़्यादा उनको टारगेट नहीं कर पाए। तो इस तरह से जो है उन्होंने एयर डिफेंस को फुल्ली ऑटोमेट किया और ज़्यादा अपने। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनसे उनको अभी फ़ायदा मिला है। हालांकि जो खास करके इनकी साइबर इंटेलिजेंस यूनिट है, जो यूनिट नंबर 6200 है, एयरफोर्स इंटेलिजेंस यूनिट है जो 9900 नंबर है उसका, और ह्यूमन इंटेलिजेंस यूनिट 504, ये जो है मेन एक्टिव हैं उस इलाके में, जो सटीक जानकारी लेकर के, चाहे हमास के लीडर्स हैं, इन्होंने 30 से ज़्यादा लीडर्स को मार दिया अभी हमास के। पहले इन्होंने नंबर्स नहीं देते थे कि कितने हमास के लड़ाकों को मारा है, बट अब ये कह रहे हैं 1100 से ज़्यादा हमास के लड़ाके मारे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस मिलने पर पॉसिबल हुई हैं, जिससे इनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो मुश्किल हो रही है वो है जो अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर हमास कर रहा है, या एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहिए, कि ये असमान जो एक तरह से लड़ाई है कि वो कोई फ़ौज तो है नहीं कि ड्रेस में है, एक गुरिल्ला युद्ध कर रहा है। कभी सिविलियंस के बीच में आपने देखा हेडक्वार्टर्स कैसे बना रखे हैं उन्होंने, हॉस्पिटल्स, मस्जिद, जो रिफ्यूजी इलाके हैं और जो रहने वाले इलाके हैं वहाँ पर इन्होंने कर रखा है। तो ये जो चीज़ है उसकी वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है, जो कि ये था कि ये स्लो होना था। हालांकि मैं अगर कंपेयर करूं, अगर आप लीजिए अमेरिका ने यही काम, ये उनको यही चीज़ मिली थी वियतनाम और अफ़गानिस्तान में, और वहाँ पर अमेरिका का नुकसान ज़्यादा हुआ था, अमेरिका के ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए थे दोनों, वियतनाम में और अफ़गानिस्तान में। और पता है आपको वियतनाम में क्यों उनको वापस आना पड़ा था? वहाँ भी गुरिल्ला वॉरफेयर ही था। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने इनको काफ़ी सीख दी है, वहाँ से इन्होंने सीख ली है और वो उन चीज़ों से लेकर के अपनी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई और वहाँ से उन्होंने अपनी लड़ाई की है। आप देखिए जो एस्टिमेट है इनका कि जो कुछ अचीव किया अमेरिका ने इराक में, तकरीबन 1 लाख सिविलियंस मारे गए थे। गाजा में तो 12,000 मारे गए हैं अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं। तो इस ऐसे युद्ध में एक कैजुअल्टीज होती हैं, चाहे वो इराक था, चाहे अफ़गानिस्तान था, चाहे वियतनाम था, चाहे इराक था। लेकिन मिनिमाइज़ करने की पूरी जोर है, दुनिया का जोर है इनके ऊपर, अमेरिका का भी है कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए और हो सकता है उससे फ़र्क इनका पड़े। 2014 में ही देखिए, 2014 की जो लड़ाई लेबनान में और बाकी जगह इजराइल ने लड़ी थी, उसमें तकरीबन 500 से 1000 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे। और इस बार जो अभी चल रहा है यहाँ पर, उसके एस्टिमेट में यही है कि तकरीबन इनके 150 हैं जो मारे गए हैं अभी जब से ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हुई है गाजा में। तो भी काफ़ी फ़र्क है। तो ये जो मेन चीज़ है, सीख लेकर के स्ट्रेटजी बना के और ये फूक करके कदम रख रहे हैं, इसलिए इससे जो है फ़र्क पड़ रहा है। हालांकि हमास भी, या उधर से हिजबुल्लाह देखिए वो भी एक्टिव है। हिजबुल्लाह बल्कि उसकी फ़ोर्स ज़्यादा है, उसके पास एयर, एंटी एयर, नेवल और ग्राउंड फोर्सेज हैं। 1 लाख से ज़्यादा उनके पास सोल्जर्स हैं। 1,10,000 के आसपास उनके पास रॉकेट्स हैं, आर्टिलरी है। तो वो भी
उधर से फायर कर रहे हैं। हालांकि उनको उन्होंने खोल तो दिया ही है मोर्चा, पूरी जोर से नहीं, पूरा खोल करके नहीं, लेकिन मोर्चा ज़रूर खोल दिया है वहाँ पर। तो एक वहाँ भी उन्होंने लड़ना पड़ रहा है। सीरिया में जो होती रेबल्स हैं वो मिसाइल फायर कर रहे हैं, उन्होंने धमकी दे रखी है कि और ज़्यादा करेंगे, एक वो भी मोर्चा खोल रखा है। हालांकि इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक्स बहुत किए हैं हिजबुल्लाह के अगेंस्ट इसमें लेबनान में, और धमकी भी दे रखी है कि अगर हुआ तो वो और ज़्यादा करेंगे और 2014-6 को रिपीट करेंगे, जब तक ये बेरूत के आसपास पहुंच गए थे लेबनान और लेबनान में। सीरिया में भी आप देखिए इन्होंने स्ट्राइक किए हैं 2 एयरफील्ड्स में, जहां पर कि उनका कहना है कि वहां से इनके ऊपर अटैक्स आ रहे हैं। तो इस समय इजराइल कार्रवाई तो कर रहा है अपनी, दुनिया का प्रेशर बहुत है पॉज करने के लिए। आपको पता अरब समिट भी हुई थी और यही कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन सफरिंग्स हैं उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। मिलिटेंट्स के खिलाफ अगर ये कार्रवाई कर रहे हैं तो जैसे वेस्ट ने, अमेरिका ने बोला है कि इनकी राइट है, लेकिन बाकी जो देश हैं चीन और रूस भी, उनका यही कहना है कि ये बहुत ज़्यादती है, इसको रोकना चाहिए। तो ये जो चीज़ अभी है हमास, अभी गाज़ा में भी देखिए वहाँ भी जो है खुल गया है एक फ्रंट वहाँ पर तकरीबन, और वहाँ पर हमास ने बोला है कि गाज़ा में उसने ऑलरेडी 160, इजराइल का हमास का कहना है कि 160 इजरायली टारगेट्स को उसने गाज़ा में 48 घंटे में नष्ट किया है, जिसका हालांकि कोई और पुष्टि नहीं हुई है। वेस्ट बैंक में भी कुछ एक्टिव हो गए हैं इजराइल, वहाँ भी जा कर के इनके जो लड़ाके हैं उनको पकड़ रहा है, उनकी जो नष्ट कर रहा है, जो उनके हाइड आउट्स हैं, बाकी एरिया हैं। तो इस तरह अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एम पूरा अचीव हुआ है, क्योंकि इजराइल का एम है हमास का समूल नाश। और हमास के जहाँ तक अभी तक ऑथेंटिक रिपोर्ट है वो तो यही कहते हैं कि 150 से 200 मारे गए हैं उनके फाइटर्स, सीनियर लीडर्स है। 30 का नाम भी आया है, 30 मारे गए हैं, कुछ कैप्चर हुए हैं जो इन्होंने नहीं बताया है। और जो इनकी 401 है 401 ब्रिगेड इजराइल की, उसने जो है बड़े पोस्ट में उन्होंने कह रहे हैं कि 1500 अभी तक पहले 7-8 दिन में 1500 मिलिटेंट्स को मारा है। अब कितने सही है गलत है इसका दोबारा, क्योंकि पुष्टि कहीं ना हमास से आई है ना बाकी किसी ने किया है, अभी तक इजराइल ने बताया है। तब भी अगर देखा जाए एक तरह से तो एक अचीवमेंट है इनके लिए अगर इतना कर सकते हैं। लेकिन इजराइल का खुद का एस्टीमेट है कि 30 से 40 हज़ार हमास के लड़ाके मौजूद थे। तो ये कितनी जल्दी ये हो पाएंगे, या इनके जो सपोर्ट बेस है, ईरान इनको और अभी सपोर्ट कर रहा है, बाकी देश भी, अरब देश कुछ और मुस्लिम कंट्री सपोर्ट में आ गए हैं। तो कितना ये आगे बढ़ सकते हैं अभी कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो ये इंटीग्रेटेड वॉर लेके चल रहे हैं, यहाँ तक देखिए बुलडोजर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है उन जगहों को बुलडोज करने के लिए जो कि एक्सप्लोजिव से नष्ट नहीं हो पा रहे हैं, या ज़्यादा नीचे हैं या ज़्यादा ऊपर हैं, वो भी ये कार्रवाई हो रही है। तो ये इससे कितना फ़ायदा मिलेगा और हमास को कितना ये नष्ट कर पाएंगे। कल देखिए कल और आज में इन्होंने अल शफा जो हॉस्पिटल है उसको खाली करने के लिए भी मैसेज दिया था और वहाँ भी कार्रवाई की, और वहाँ पर दिखाया भी जा रहा था कि किस तरह इजराइल फ़ौज ने हेडक्वार्टर बनाया था, किस तरह उस हॉस्पिटल के नीचे उन्होंने रिफ्यूज इसको जो हॉस्टेजेज हैं उनको रखा था। तो ये अगर चीज़ है तो ये कहा जाएगा कि हाँ इंटेलिजेंस अच्छी मिलने लगी है, इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस मैं कहूँगा, वॉर टाइम जो कॉम्बैट इंटेलिजेंस है वो मिलने लगी है। और उस पर अगर कार्रवाई होगी तो उस पर इनको फ़ायदा होगा इजराइल को। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि इस समय जिस तरह की लड़ाई चल रही है वो उसमें अभी समय लगेगा, और इतनी जल्दी इसके ख़त्म होने की या रिजल्ट की आशा नहीं कर सकते अनलेस हमास सरेंडर करे। और हमास ने भी बोल दिया कि वो सरेंडर नहीं करेगा, वो पूरा सक्षम है आगे की लड़ाई लड़ने में। और जिस तरह की लीडरशिप हमास ने ले ली है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में, लगता नहीं कि वो छोड़ना चाहेगा और वो सपोर्ट लेकर के आगे चलता रहेगा। तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा अभी भी इनको इजराइल को अपने पूरे ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में।
दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे थे कि चीन और रूस को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, डेफिनेटली चीन और रूस को ज़रूरत क्या है इस समय? जो सबसे बड़ी ज़रूरत है चीन और रूस को, रूस का देखिए, जब से यूक्रेन वॉर हुआ था, रूस कहा जा रहा था कि दुनिया में अलग थलग पड़ गया था। यूरोप में था ही, वेस्टर्न यूरोप में, और जो ये ग्लोबल साउथ था, खास करके अरब वर्ल्ड में और ग्लोबल साउथ में भी वो अलग थलग पड़ रहा था। चीन भी धीरे धीरे घुसपैठ बना रहा था, लेकिन वो भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। और अब ये मौका मिल गया है रूस चीन को दो तरह से, एक तरह से अपनी घुसपैठ बनाने के लिए ग्लोबल साउथ में और अरब वर्ल्ड में, चीन और दुनिया का जो नज़र अभी उस पर लगी हुई थी यूक्रेन वॉर पर, उसको हटा के यहाँ फोकस करने की, वेस्टर्न कंट्रीज़ को और अमेरिका को दोबारा ये दिखाने, दुनिया को या जो ग्लोबल साउथ देख के देश हैं उनको उनकी नज़र में लाने के लिए कि ये सारा काम वहाँ भी, यूक्रेन में भी यही कर रहे थे और यहाँ भी यही सह दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसमें ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों के, रूस और चीन के संबंध इजराइल के साथ भी अच्छे थे। ज्यूज़ रूस में भी हैं, यूक्रेन में भी हैं, उनका ट्रेड चल रहा था इजराइल का रूस से, चीन के साथ ट्रेड चल रहा था। और पिछले महीने ही, रादर मैं कहूँगा कि सितंबर में न्यूज़ आ रही थी कि नेतन्याहू चीन जाने वाले थे इसी मुद्दे पर, ट्रेड के मुद्दे पर, इकॉनमी के मुद्दे पर बात करने के लिए। तो रूस और चीन एक तरह से अगर देखा जाए तो फूंक करके कदम रख रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि रूस ने, पुतिन ने यहाँ तक बोला था कि वो मीडिएशन करना चाहते हैं इस लड़ाई में, शांति लाने के लिए। और हमास का एक डेलीगेशन अभी कुछ दिन पहले रूस गया हुआ था पुतिन से बातचीत करने पर, और ये जताया जा रहा था कि उन दोनों लोगों के बीच में किसी तरह शांति लाने पर या पॉज या सीज फायर की बात भी हो सकती है। या खास करके इजराइल ने भी उस समय रूस से कहा था, खास करके होस्टेजेस के लिए, कि उनकी रिलीज़ के लिए बात करने के लिए, तो वो भी बात वहाँ हो रही थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि रूस और चीन, मैं कहूँगा कि फूंक करके कदम रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि बिल्कुल ख़राब इजराइल के हों। उनको अमेरिका और रूस, यूरोप से कोई मतलब नहीं है जितना कि उनको इजराइल से। तो इजराइल को भी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते। हाँ, ये युद्ध विराम की दबाव डाल रहे हैं वो, और हमास के ऊपर भी और अरब वर्ल्ड को भी वो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पॉज होना चाहिए। तो कुछ फ़ायदा उनको ज़रूर मिल सकता है दो चीज़ों पर, दो फ्रंट पर, ग्लोबल साउथ में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए, यूरोप और अमेरिका को और नीचा दिखाने के लिए, और ये बताने के लिए कि ऐसे मौक़ों पर साथ देने के लिए चीन और रूस दोनों इनके साथ हैं। अनिल जी, एक और जो चीज़ थी इसमें कि आपने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव लाया गया था उस पर जो है एब्सटेन किया, साथ नहीं दिया। देखिए, उसमें जो प्रस्ताव था एक नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन आया था। बेसिकली जॉर्डन ने ये प्रस्ताव वहाँ लाया था यूनाइटेड नेशंस में। इस प्रस्ताव में बेसिकली ये था कि वहाँ इजराइल एग्रेसर है, इजराइल को ये वहाँ शांति विराम करना चाहिए, और ह्यूमैनिटेरियन जो वहाँ नुकसान हो रहे हैं उसको जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने बेसिकली इस प्रस्ताव में मुख्य जो मुद्दा था वो यही था कि युद्ध विराम होना चाहिए, और इजराइल जो है वहाँ पर काफ़ी एक्शन ले रहा है जो नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। और जो ख़ास करके उन्होंने बोला कि मानवीय जो चीज़ें हैं, मानवीय सहायता के लिए युद्ध विराम होना चाहिए, और सिविलियंस मारे जा रहे हैं वो रुकना चाहिए, जान माल का नुकसान जो है रुकना चाहिए। भारत का जो कहना था ये था कि इसमें किसी भी तरीके से, और ये जो प्रस्ताव है अगर देखा जाए तो इसमें 120 देशों ने हाँ किया था, इसमें 14 ने नहीं, इसके अगेंस्ट वोट किया था, और 45 ने एब्सटेन किया था, जिसमें भारत भी था। इसमें भारत का मुख्य जो बिंदु थे उसमें
भारत ने कहा था कि देखिए भारत तो सपोर्ट करता है टू नेशन थ्योरी, इजराइल को और फ़लस्तीन को कोई एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी जो बात हो रही है, जो उस तरह की टेररिस्ट अटैक और बर्बरता हमास ने की थी इजराइल में, भारत उसका कतई समर्थन नहीं करता, चाहे वो इजराइल में हो चाहे कहीं हो। उस बारे में भी प्रस्ताव आना चाहिए कि हमास ने ये बर्बरता की थी वहाँ पर, और टेररिज्म था, टेररिस्ट एक्ट था जिसको कंडेम करना चाहिए, वो चीज़ उसमें नहीं इंक्लूड किया गया, जो एक मुख्य प्रस्ताव था जो भारत का। और इसमें भारत ने अमेंडमेंट भी मूव किया, लेकिन वो उसमें आया नहीं तो भारत ने इसीलिए एब्सटेन किया। हालांकि भारत ने कहा जरूर कि हम जो है हर एक मानवीय सहायता हम खुद दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये मानवीय सहायता वहाँ पर हो और इस तरह का नुकसान जान माल का नहीं हो, एस्केलेशन नहीं हो, डिएस्केलेट होना चाहिए, बातचीत हो, और बातचीत में हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।